हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 24 नवंबर के न्यूज़ टुडे विज़न आईएएस के। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले न्यूज़ क्या देखते हैं, जो मंत्रालय MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसने जो है कुछ नए गाइडलाइंस जारी किया है। ठीक है, पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के लिए जो भी परियोजना प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, किन किन प्रोजेक्ट्स पे वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जो है पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के लिए कुछ हमारे गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब ये जारी किए गए हैं तो इनका कुछ उद्देश्य भी होगा, क्यों जारी किया गया है, तो हम इसे वन बाय वन पढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, नए दिशा निर्देश का उद्देश्य क्या है? जो भी औद्योगिक परियोजना है, मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह इस टाइप के जितने भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसका पर्यावरणीय मूल्यांकन में तीव्रता लाना। ठीक है, उसके पर्यावरणीय मूल्यांकन में तीव्रता लाना। अब इसमें तीव्रता लाने के लिए हमें कुछ जो है वो भी चाहिए होंगी, जो इसका मूल्यांकन कर सके कमेटी का। ठीक है, इसके जो प्रभाव है, कॉन्सिक्वेंसेज है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होंगे वो हमें बता सके। तो इसके लिए हमने कुछ जो है कमेटियाँ इसके लिए बना रखी हैं, जिसमें कि सबसे पहली कमेटी क्या है, इसका जो आकलन करने वाली कमेटी है। ठीक है, आकलन करने के लिए कौन सी कमेटी का हम यूज़ करते हैं? विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, EAC। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, द्वारा किया गया। अच्छा, अब ये जो EAC है, इसका कुछ काम भी होगा कि ये क्या करती है। तो EAC क्या करती है, जब भी जैसे हमारा कोई एनवायरनमेंट क्लियरेंस का कोई भी प्रोजेक्ट होगा, मतलब जो पर्यावरण है उसको साफ़ करने के लिए कोई अगर हम प्रोजेक्ट जो है सरकार को वो करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो वो क्या करती है, उसे ग्रांट करती है, मतलब उसे जो भी सहमति देगी, अपनी सहमति देगी या बंद करेगी, जो भी है वो करेगी EAC। ठीक है, तो इस EAC का ये काम होता है। तो इसके EAC द्वारा क्या किया जाता है, जिसमें सरकार और बाहर के पारिस्थितिकी, वन्यजीव, और इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो गवर्नमेंट होगी, जाहिर सी बात है हमारी। एक जो प्रशिक्षित प्रतिनिधित्व, जो भी बाहर से लोग जो होंगे ना, जो कि पारिस्थितिकी, वन्य जीवन, पर्यावरण संरक्षण, इस सब में जो है प्रशिक्षित होंगे, उन दोनों को ऐड किया जाता है, इन सबको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पर्सन होते हैं। अब MOEFCC क्या करती है, जब भी इसे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर स्वीकृति या अस्वीकृति चाहिए होती है, तो ये क्या करती है, समिति से परामर्श करती है। किससे? EAC से। ठीक है, इसका स्वीकृति या अस्वीकृति किस पे डिपेंड करेगा? समिति के परामर्श पे। उसके बाद क्या है, अब जैसे कि हमारे पास जब ये सारे काम आ जाएंगे, कौन से औद्योगिक जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, कोयला खनन होंगे, गैर कोयला खनन होंगे, नदी जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए, इसके लिए हमें अलग से एक पृथक EAC बनाया जाता है। ठीक है, इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अलग से EAC समिति बनानी पड़ती है। ठीक है, बाकी सब के लिए ये वाली EAC से काम चल जाता है। अब इसके लिए कुछ जो है गाइडलाइंस दिए गए, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक तो हमने ये उद्देश्य पढ़े, अब कुछ गाइडलाइंस है कि जब भी इस EAC की जो बैठक है ना, वो 15 डेज़ में ज़रूर एक बार आयोजित सुनिश्चित करना। एक बार ज़रूर 15 दिनों में बैठक होगी। ठीक है, और जब बैठक से 10 दिन पहले पूर्व अनुमोदन, पहले से ही हमें बताना होगा 10 दिन पहले कि इस दिन बैठक होगी। ठीक है, और उसमें जितने प्रस्ताव होंगे ना, सभी प्रस्तावों पर अवश्य विचार किया जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसी चिंताएं व्यक्त की जा रही है कि त्वरित स्वीकृतियाँ बेहतर पर्यावरणीय निर्णयों के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। त्वरित स्वीकृति यहाँ पे क्या है, मतलब फटाफट जब प्रोजेक्ट आया उसको स्वीकृत कर देना। ठीक है, जैसे कि अब आप कोई भी त्रासदी, जैसे कि हमारा वो था जो भोपाल गैस त्रासदी ले लो। ठीक है, उसमें अगर हम त्वरित डिसीजन ना देके थोड़ा सा उस पर हम अगर मेज़र करते कि ये इतने जो पॉपुलेशन है इसके बीच में ना इस इंडस्ट्री को लगाया जाए, हालांकि ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ईजी पड़ता है सामान लाने ले जाने में, पर फिर भी अगर हम लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोच के चलें तो ऐसी जो त्रासदी होंगी उस पर कुछ जो है रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या जब पास हुआ था बिल तो क्या देखा गया था, फटाफट कर दिया, पर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि इसमें त्वरित जो स्वीकृति होती है ना, उसको थोड़ा सा जो है निर्णयों के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होता। ये इस मतलब वे में कह रहे हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि इनसे उत्तम अर्थव्यवस्था सुनिश्चित होती है, मतलब जल्दी स्वीकृति दे दी तो इससे कोई उत्तम बहुत हाई प्रॉफिट होगा सरकार को। ठीक है, तो अब देखिए EAC हो गया, अब EIA पर्यावरण प्रभाव आकलन। EIA क्या होता है? EIA होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो भी पर्यावरण प्रभाव होंगे, जो एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब पॉजिटिव होगा एनवायरमेंट में या नेगेटिव होगा, ये बताना। ठीक है, ये इसका काम होता है। एक प्रस्तावित परियोजना विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ठीक है,
पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की, कि उस पर क्या प्रभाव होगा पर्यावरण पे, ठीक है, इसके मूल्यांकन की एक ये प्रक्रिया है, ठीक है। तथा यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द्वारा सांविधिक रूप से समर्थित है। सांविधिक क्या होता है, मतलब पार्लियामेंट में से पारित किया होगा, जब पारित किया गया होगा 1986 में पारित किया गया था। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही जो है इसे पारित किया गया था, ठीक है। तो अब देखिए इसके, जैसे कि आप जब ये पढ़ते हैं तो इसे थोड़ा सा आप जब पढ़ते टाइम कुछ अगर आप पढ़े तो उसे हल्का सा एक रफ़ कॉपी बना लीजिए। रफ़ से मतलब एक कॉपी बना लीजिए जो पूरे नवंबर दिसंबर जब तक आप 3-4 महीने के जो भी पढ़ेंगे उसमें जो भी आपको समझ नहीं आता ना उस कॉपी में उसको लिख लीजिए। जैसे कि अब ये है, इसके बारे में थोड़ा सा आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। जैसे कि ये क्या है, आर्टिकल 253 में आता है, इसमें जो है 26 सेक्शन है, 4 चैप्टर्स हैं, हल्का सा इसके बारे में रीड कर लीजिए, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या होगा, 3-4 महीनों की एक कॉपी बन जाएगी आपकी। जब आप दोबारा से रिवाइज, जब मंथली मैगजीन आएगी इसकी, जब दोबारा से रिवाइज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा, अब जब आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, ठीक है। अब इन्फोग्राफिक्स देखें। अब इन्फोग्राफिक्स से ये पर्यावरणीय अनुमोदन के चरण, जब भी कोई प्रोजेक्ट जाता है तो वो कैसे पास होता है। सबसे पहले होती है उसकी जांच करना, स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। यह निर्धारित करने के लिए कि परियोजना EIA की तैयारी के लिए, मतलब EIA, जब आपने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर लिया तो उसके बाद भी फर्दर आगे हमें प्रोसीजर के लिए पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है या नहीं है। जैसे कि श्रेणी B परियोजनाओं में जाँच करना, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, A और B परियोजनाएँ। A में क्या होता है, आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, डायरेक्ट वो परिचर्चा पे आ जाता है। B में क्या होता है, स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, B1 B2, ठीक है। B1 में क्या होगा, EIA का मूल्यांकन होता है, EIA के थ्रू जाता है, मैंडेटरी होता है, इसको करना ही करना होता है। B2 में क्या होता है, EIA मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो जो B परियोजनाएँ आएंगे वो इसमें जाती है, स्क्रीनिंग में जाती है, ठीक है। A कैटेगरी नहीं जाती है, याद रखना। उसके बाद उसके ऊपर परिचर्चा होती है, ठीक है। उसमें जो है तैयारी के लिए सभी प्रासंगिक पर्यावरण चिंताओं को संबोधित करते हुए जो कुछ टॉपिक होंगे ना, विचारार्थ विषय, उन्हें अलग से रख लिया जाता है जिस पे की परिचर्चा होती है, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित करने की प्रक्रिया, उसके बाद सार्वजनिक कर दिया जाता है उस रिपोर्ट को, ताकि पब्लिक के भी कुछ, हम जो वो पब्लिक डोमेन में देने के बाद कुछ परामर्श पब्लिक के भी ले सके। उसके बाद उसका मूल्यांकन होता है। जो EAC है ना, EAC द्वारा आवेदन और अन्य दस्तावेजों की विस्तृत जांच होती है। समिति आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, परंतु परिवर्तन हेतु सुझाव भी दे सकती है, ठीक है। स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, परिवर्तन हेतु सुझाव भी दे सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या है, राज्यों में 27 लोक अदालतों का आयोजन किया गया। 27 जो है लोक अदालतों का आयोजन किया गया जून से अक्टूबर मंथ में, जिसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख मामले जो है निपटान हुए, ठीक है। तो सरकार को काफ़ी बेनिफिट पहुंचा। जो हमारी लोक अदालत क्या होती है, ये लोक अदालत इस टाइप में होते हैं, जो भी केसेस जैसे पंचायत में पेंडिंग पड़े हो या क्षेत्रीय न्यायालय में पेंडिंग हो, ठीक है, इस टाइप के मामले ये ले लेती हैं, ठीक है। तो इनमें जो वकील का खर्चा बच गया जैसे आपका। तो जो भी सुझाव के मामले होते हैं जिसमें मतलब जैसे कि लोक अदालत, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड था, उसकी जो है हस्बैंड वाइफ की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्हें लोक अदालत में बुलाया गया। तो उन्हें थोड़ा सा डरा धमका के काम करवा लिया गया, मतलब कि आप ऐसे जाओगे कोर्ट में, आपको इतना टाइम लगेगा, इतना फीस लगेगी, थोड़ा बहुत डरा धमका के उन्हें पैचअप करके उन्हें घर भेज दिया गया, ठीक है। तो समझाओ बुझाओ वाले काम जितने भी होते हैं ना, वो लोक अदालत में होते हैं। तो इसकी मदद से जून से अक्टूबर में 2.5 लाख मामले निपटान किए गए। अब इसके बारे में देख लेते हैं। महामारी के कारण विक्षोभपूर्ण अवधि, विक्षोभपूर्ण मतलब उग्र, जैसे कोई चक्रवात है उसे बोल देते हैं विक्षोभपूर्ण चक्रवात। तो मतलब उग्र अवधि, उग्रपूर्ण अवधि मतलब जिसमें कोरोना बड़ी तेज़ी से जो फैला है, में न्यायिक सेवा प्राधिकारियों ने वर्तमान स्थिति में क्या किया, लोक अदालत को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे आयोजित किया गया, जिससे ऑनलाइन लोक अदालत या लोक अदालत कहा गया, ठीक है। लोक अदालत में क्या हुआ, भारत के कानूनी परिदृश्य को परिवर्तित करने की क्षमता विद्यमान है, ठीक है। जो भी मतलब उसमें इस टाइप के मामले नहीं होने चाहिए जो अक्षमनीय मामले हो, अपराध हो, जो क्षमा योग्य ना हो, इस टाइप के मामले ना हो, ठीक है। वो हायर कोर्ट में जाएंगे, और लंबित मामला कोई पड़ा हुआ हो, ऐसा मामला उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, भारत के कानूनी परिदृश्य को परिवर्तित करने की क्षमता विद्यमान है, इससे हमें ये पता चला।
और ये लागत प्रभावी होते हैं क्योंकि ये संगठनात्मक व्ययों की आवश्यकता को समाप्त करती है। मतलब आप एक तो ऑनलाइन बैठे बैठे घर से आपके जो है फैसले हो रहे हैं, तो समझाओ बुझाओ का काम कर दिया, तो क्या हो गया इसमें व्यय जो होगा ना वो कम हो जाएगा, वकीलों का खर्चा बच जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो लोक अदालत के बारे में अगर हम कुछ देखें तो ये एक तरह का वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र होता है। ठीक है, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। इसके तहत न्यायालयों में लंबित जो विवाद होंगे, जो लंबित विवादों से पड़े होंगे, जिसमें मुकदमेबाजी चाहिए होता है, मतलब बोलने से काम बन जाए, और कोई भी फंसे हुए मामले होंगे, उस टाइप के मामले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। सांविधिक दर्जा वही है जो पार्लियामेंट में पास होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है, एक अधिवक्ता होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। ये तीन ही होते हैं इसमें। ठीक है, ये पक्षों के मध्य दीर्घकालिक से लंबित मुद्दे जितने भी होंगे, लंबित मुद्दे, न्यायालयों में इन मुकदमेबाजी के बोझ को कम करता है। इसके निपटाने से क्या होता है, जो न्यायालय में मुकदमेबाजी का बोझ होता है, इतने 2.5 लाख उन्होंने 3-4 महीनों में निपटा दिए, तो ये मुकदमेबाजी के बोझ को कम करेगा। अब छोटे छोटे केस लेके बड़े उसमें कोर्ट में जाएंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो ये इस टाइप से बनाए गए हैं कि ये छोटे मोटे मामले देख सकें। इनके निर्णयों को एक दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है, मतलब ये बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, दीवानी न्यायालय का मतलब हो गया कि ये जो है बाध्यकारी होंगे, ये सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी निर्णय होता है। साथ ही इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी भी विधिक न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपको लोक अदालत से जो बोला गया आप जो है हाईवे कोर्ट में जाके, उससे बड़े वाले कोर्ट में जाके आप बोल दे कि ये इन्होंने ये निर्णय दिया, उसके अपील विरुद्ध में कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, जो इनका निर्णय है वो फाइनल है। अब देखिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन है वो बैंकों से है। बैंकों का स्वामित्व कॉरपोरेट के अधीन, बैंकों का स्वामित्व किसके अधीन करने की बात करी जा रही है, सरकार द्वारा कॉरपोरेट के अधीन। संदर्भ में S&P और रघुराम राजन ने गंभीर चिंता व्यक्त की। कॉरपोरेट के अधीन मतलब मान लीजिए जैसे हमारे ये जो अंबानी और टाटा बिरला, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये कॉरपोरेट में आते हैं। मतलब अगर ये सरकार ने बोल दिया कि आप जो है एक बैंक खरीद सकते हैं, मतलब बैंक खोल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, इन्होंने बोला कि आप जो है एक बैंक खोल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए इन्हें पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बैंक से ही निकाल लेंगे आराम से, तो इससे जो है लॉस होगा सरकार का और ज़्यादा। जो मतलब ये थी जैसे कि हमारे वो थे जो नीरव मोदी टाइप लोग जो पैसे लेके भाग गए, इस टाइप के लोग जो है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के उसमें आ जाएंगे कंडीशन में। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। आरबीआई की पीके मोहंती समिति ने बड़े औद्योगिक घरानों और कॉरपोरेट्स को बैंकों के प्रमोटरों के रूप में अनुमति देने की अनुशंसा की है। ठीक है, जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, इंडस्ट्रियल जो घराने हैं, उनको बोला कि आगे आप बैंक के प्रमोटर बन सकते हैं। ठीक है, प्रमोटर होते क्या है, प्रमोटर होते हैं जो बिजनेस का, जैसे किसी का मेन ओनर, मान लीजिए आपने कोई जो है 100 करोड़ की कंपनी खोली। ठीक है, तो आप उसके क्या होंगे, प्रमोटर होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में बैंकिंग विनियमों के निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमोटरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया। किसके लिए, प्रमोटरों के लिए। क्या, कि वे 3 वर्ष के भीतर 40% और 15 वर्ष में 15% तक अपने स्वामित्व को कम कर सकते हैं। कम कर दें इन द सेंस क्या है, देखिए जैसे कि आपने मान लीजिए 100 करोड़ का एक बैंक खोला। ठीक है, तो 3 साल में क्या होगा, आपके 100 करोड़ में से मान लीजिए आप 3 साल बाद भी 100 करोड़ के उसके लागत में अभी। ठीक है, तो 3 साल बाद आपको जो है उसका 40% हिस्सा मिलेगा, जो बेनिफिट उस बैंक से आ रहा होगा। ठीक है, इतना आपका स्वामित्व हो जाएगा। 15 साल बाद क्या होगा, 15% आपको उसका जो ओनर प्रमोटर का वो होता है वो पैसा मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने बैंक खोल कर दूसरा कुछ बिजनेस कर लिया, तो इस टाइप से आपको जो है उसका परसेंटेज फिर भी मिलता रहेगा। पर सरकार क्या कह रही है कि इसको जो है 15% से बढ़ाकर 26% कर दिया जाए, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा करने की बात कर रही है सरकार। ठीक है, दीर्घावधि 15 वर्ष तक प्रमोटरों की हिस्सेदारी पर ऊपरी सीमा को बैंक के पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी के 15%, जो ये 15% था, इसको बढ़ा के 26% तक अब आप जो है उसके ओनर रह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या है।
उद्देश्य क्या है, अधिक वित्तीय समावेशन, मतलब ज़्यादा पैसा आएगा, मतलब बड़े बड़े लोग जो बिरला अंबानी जैसे वो आगे पैसा लगाएंगे बैंकों में, तो पैसा ज़्यादा आएगा, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पूंजी का प्रवेश होगा। ठीक है। और विगत 5 वर्षों के दौरान सरकारी बैंकों जो जितने भी गवर्नमेंट बैंक है ना, उसमें जो है 70,823 करोड़ अभी तक जो है जुटाए गए हैं। और अगर प्राइवेट में बात करें तो 1,15,328 करोड़। ठीक है, ये देखने में आया कि प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा पैसा है, तो जिसकी वजह से जो है ये सरकार द्वारा कहा गया है। पर इसका जो जो नेगेटिव जो काम करने वाले लोग हैं, माल्या, नीरव मोदी, इस टाइप के लोग ज़्यादा जो है हानि कर सकते हैं बैंक इससे। बैंकिंग के लिए प्रबंधन विशेषज्ञता, अनुभव और रणनीतिक निर्देशन प्राप्त होगा। ठीक है। बड़े बड़े व्यवसायों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित मुद्दे क्या है। बैंकों को कॉरपोरेट स्वामित्व, अंतर समूह को ऋण देने, निधियों के अपयोजन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम को बढ़ावा देगा। ठीक है। ठीक है, तो जो है किसी भी समूह को ऋण देने, कोई भी निधियों का डाइवर्जन जो होगा पैसे का, और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम, इन सबको जो है बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। तो भारत में कमज़ोर कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण इस मुद्दे का विस्तार हुआ। कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण इस मुद्दे का विस्तार हुआ कि हम प्राइवेट जो है बैंकों में जो बड़े बड़े वो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको उतारना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट बैंकों में पैसा कम है, और जो हैं उनमें भी इसी टाइप के, जैसे कि यस बैंक डूब गया, उसमें भी यही था कि जो उसका वो था, ओनर था, प्रमोटर था, उसने जो है पैसा ले लेके जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोन दे दिया, तो एंड में उसको जो है पैसे की काफ़ी सारी हानि होगी। ठीक है। तो कुछ व्यापारिक घरानों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अधिक संकेंद्रण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगर बड़े बड़े जो ओनर इसमें, प्रमोटर इसमें आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का भी संकेंद्रण एक ही उसमें जो है इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी ये प्राइवेट बैंक्स में क्या होगा, जो भी लार्ज कॉरपोरेट लैंड इंडस्ट्रियल होंगे वो फ्लोट करने लगेंगे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं। ठीक है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे। ठीक है। स्टेक हेल्ड बाय बैंकर प्रमोटर में ऑल्सो भी हाइक्ड 15 से 26%। ठीक है। स्टेक प्रमोटर स्टेक, मान लीजिए प्रमोटर स्टेक क्या होता है, मतलब कि जैसे कि अभी जो है प्रमोटर का कुछ परसेंट हिस्सा होता है, जो बचा हुआ हिस्सा आएगा कितना परसेंट है, वो 15 से 26% हो गया। ठीक है, वही प्रमोटर स्टेक होता है जो उसका हिस्सा आएगा। ठीक है। वेल रन एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो वो होता है कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है 50,000 करोड़ से जिसका एसेट होगा। ठीक है, और 10 साल से ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, वो बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि पेटीएम मान लीजिए। ठीक है, पेटीएम या और अदर कंपनी जिसका जो एसेट होगा वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो और 10 साल से ज़्यादा का जो है ट्रैक रिकॉर्ड हो, 10 साल से वो मतलब इस्टेब्लिश्ड हो, वो बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। पेटीएम बैंक्स कैन कन्वर्ट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आफ्टर 3 ईयर्स। जो पेमेंट्स बैंक होंगे, जो छोटे छोटे वो होते हैं स्मॉल फाइनेंस, SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होंगे, वो भी क्या होंगे, 3 साल से जो काम कर रहे होंगे वो भी बैंक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब अगली न्यूज़ क्या है, सरकार का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के EVs के लिए स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए एक पारितंत्र का निर्माण करना। ठीक है, EVs को इसमें जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या है, सरकार जो है विद्युत गतिशीलता, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए क्या कर रही है, जैसे कि 70,000 जो है ऑलमोस्ट ये 69,000 पेट्रोल पंप पे कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन का जो होता है कियोस्क क्या होता है, मतलब जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, कम से कम एक प्रोवाइड कराया जाए जितने भी ये पेट्रोल पंप है, इनकी योजना जो है चल रही है ये स्थापित करने की। ठीक है। सरकार आगामी 5 वर्षों में भारत को एक वैश्विक मोटर यान उत्पादन केंद्र के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है, और दिल्ली से मुंबई का जो है एक हाईवे निर्मित करने के लिए दिशा में अग्रसर है। ठीक है। तो ईवीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अब उठाए गए विभिन्न कदम क्या है, ईवीज़ पर GST 5% GST में कटौती की गई है, 5% GST में कटौती की गई है, और जो इनकी बैटरी है उसकी लागत को कम किया जाएगा, क्योंकि बैटरी की जो बैटरी है वो 30% पूरे व्हीकल में जो है 30% तो बैटरी होती है, जो इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल होते हैं।
ठीक है। और इसके अंतर्गत एक फेम इंडिया योजना भी का भी शुभारंभ किया गया है, ठीक है। वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण के लिए। अभी फेम इंडिया योजना है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फेम इंडिया योजना हो गया, सरकार ने उत्पादन संबंध प्रोत्साहन देने के लिए 51,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया ईवी क्षेत्र में। और इसरो ने क्या किया, जो लिथियम आयन बैटरी बनाई है उसका व्यवसायीकरण किया है। लिथियम आयन बैटरी जो है काफ़ी हल्की वेट होती है, वेट इसका जो है बहुत कम होता है जो एज़ कम्पेयर हम नॉर्मल बैटरी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो अभी जो इलेक्ट्रिकल वाहनों में यूज़ करी जा रही है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार ईवी शहरी क्षेत्र केंद्रों में वायु प्रदूषण को कम करेंगे। ईवी जो है वायु प्रदूषण को कम करेंगे, ये तो पता ही है। साथ ही यह संभावना व्यक्त की गई है कि इसके द्वारा वर्ष 2030 में 846 मिलियन टन तक निवल CO2 का उत्सर्जन कम होगा, ठीक है। निवल मतलब नेट जो CO2 उत्सर्जन है ना, नेट CO2 उत्सर्जन वो 846 मिलियन तक कम हो जाएगा। और 474 मीट्रिक टन तेल की बचत की जा सकेगी, इतने तेल की बचत की जा सकेगी, ठीक है। अब फेम इंडिया स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फेम इंडिया स्कीम क्या है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ठीक है। ये इनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने का एक सिस्टम है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है। फेम की फुल फॉर्म क्या है, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। इलेक्ट्रिकल या हाइब्रिड भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके स्कीम के अंदर क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन इसे किया जाएगा 1 अप्रैल 2015 से, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो इट एम्स टू अचीव नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय promoting hybrid मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इन द कंट्री। इट हैज़ एम्बिशियस टारगेट 6 से 7 मिलियन सेल्स करने की जो है सोची जा रही है। 6 से 7 मिलियन जो है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सेल्स करने की सोची जा रही है 2020 तक ऑनवर्ड्स तक, ठीक है। तो NEMP की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान। नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अब EVM मिशन क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिशन, जो इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP 2020 इन 2030 में से लॉन्च किया गया था 2020 के लिए। ये क्या एम करे, इसका भी एम सही है कि एम जो है दोनों का सेम है कि 2020 तक जो है 6 से 7 मिलियन सेल्स करना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, ठीक है। ओके, अब फेम 2 क्या है, फेम 1 था ये, अब फेम 2 में क्या करना है, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव फेज़ 2 ऑफ द फेम स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़ ऑफ और द नेक्स्ट 2023 मतलब 2023 तक जो है इसमें 3 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। 2019 से 2022 तक इसमें 3 करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अन्य सुर्खियाँ जो देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले नकारात्मक यील्ड बॉन्ड। नकारात्मक यील्ड बॉन्ड क्या है, इसे फर्स्ट टाइम जो है चाइना ने लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार नकारात्मक यील्ड बॉन्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये है क्या, नकारात्मक यील्ड बॉन्ड। यह एक ऋण प्रपत्र है जो निवेश को बॉन्ड के क्रय मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने की पेशकश करता है। मान लीजिए जैसे कि जो अब टाइम चल रहा तनाव और अनिश्चितता का, ठीक है। इसमें क्या है, पूंजी का जो है शरण से बचाने के लिए, जैसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन पे क्या है, पैसा यहाँ के इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है वहाँ की कंट्रीज़ पे। और वहाँ के जैसे यहाँ के बैंकों में क्या होता है, आप अगर बैंक में पैसा सेव कर दीजिए तो 2 से 3% आपको ब्याज भी मिल जाता है। वहाँ के बैंकों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सभी पे इतना पैसा, अगर वो सब बैंकों में रखेंगे तो सरकार का वैसे ही बहुत लॉस हो जाएगा। तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करें, नकारात्मक यील्ड बॉन्ड। मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई बॉन्ड खरीदा, ठीक है। बॉन्ड 2 तरह से होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, और एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, इसमें सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है कि अब तक कल को कंपनी जो है वो डूब जाए या बंद हो जाए, जो कुछ भी, पर ये जो है परमानेंट होता है एक तरह से, ठीक है। जैसे कि भारत में भी जो है GSEC जो बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जी सिक्योरिटीज़, या फिर जैसे अमेरिका में ट्रेजरी बिल है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो
इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये का ख़रीदा, तो आपको 100 रुपये का आपने एक बॉन्ड ख़रीदा, तो आपको उसको मान लीजिए परिपक्व मतलब जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो मान लीजिए 4 साल का है, तो आपको 4 साल तक उसके ऊपर जो है ब्याज मिलता रहेगा, जितने परसेंट भी उस पर होगा वो आपको 4 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। 4 साल बाद क्या होगा, मान लीजिए आपका 100 रुपये का आपने ख़रीदा और जब आप वापस उसे ले रहे हैं तो वो आपको 95 का या 90 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आपका जो मूलधन था वो तो नेगेटिव में चला गया। इसकी वजह से क्या कह रहा है, नेगेटिव जो वो कह रहे हैं नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, ठीक है। तो इसके परिपक्व पे जो है नेगेटिव में पैसा हो जाए, कम हो जाता है मतलब उससे, ठीक है। पर वहाँ के जो निवेशक यूरोप के, उनको अपने पैसों को शरण से बचाने के लिए जो इतना तनाव और अनिश्चितता का समय चल रहा है, उसकी वजह से वो वहाँ पे जो है चाइना के जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सामान्यतः केंद्रीय बैंकों या सरकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। निवेशक अपने धन को उधारकर्ताओं के पास रखने के लिए उन्हें ब्याज का भुगतान करता है, ठीक है। इस पर ब्याज बनता रहता है, वो मिलता रहता है उन्हें, ठीक है। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन, NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। इसमें क्या है, जो अभी जो निवार जो आया था उसके बाद इसे बनाया गया, निवार चक्रवात के बाद NCMC को, ठीक है। इसका काम क्या है, राहत उपायों और कार्यवाहियों के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया, ठीक है। जिसमें जितने भी राहत उपाय होंगे या फिर प्रभावी जो समन्वयन या कार्यान्वयन जो उसमें आपदा में करते हैं, वो सब इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री में आती है इसकी जो मिनिस्ट्री है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रणाली है एक तरह से ये। NCMC आवश्यक समझे जाने पर संकट प्रबंधन समूह, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दिशा निर्देश भी प्रदान कर सकते हैं। जो आगे जाके जो हेल्प करते हैं ना, उनको ये दिशा निर्देश भी प्रदान कर सकते हैं। इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय सचिव द्वारा की जाती है तथा सभी मंत्रालयों विभागों के सचिवों के साथ साथ संबंधित संगठनों के समिति के सदस्य होते हैं, ठीक है। उसी समिति के सब सदस्य होते हैं, उनका एक मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, ठीक है, जो इन सबको लीड करता है। अब नेक्स्ट क्या है, चक्रवात निवार। ये क्या है, जो जैसे कि जो तमिलनाडु और पुडुचेरी है, इसमें जो है तमिलनाडु में खासकर, तो इससे पहले 2 साल पहले आया था, 2018 में आया था गाजा जो चक्रवात है, उसके बाद अब आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तमिलनाडु के तट पर दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवात विकास का पूर्वानुमान जारी किया गया है, ठीक है। जिसकी स्पीड कितनी जो है वो करी जा रही है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। इसका नाम किसने रखा है, ईरान ने रखा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा तो शायद कहीं पे प्रीलिम्स में हेल्प हो जाए। उसके बाद अगला क्या है न्यूज़, अटल का AICTC प्रशिक्षण अधिगम शैक्षिक संकाय, मतलब अटल की फुल फॉर्म क्या है, A की AICTE, T से ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी, ठीक है, ये अटल की फुल फॉर्म है। और FDP क्या है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या है, जो न्यू आपकी NEP है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत जो आपकी ये है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन सबको जो है ट्रेंड किया जाएगा। FDP सॉरी, जितने भी FDP है ना, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सबको जो है ट्रेंड किया जाएगा। जो जितने भी उसके टीचर्स हैंगे, किनके किनके, IIT के, NIT के, IITs के, इनके प्रमुख संस्थानों में 1 लाख संकाय सदस्य लाभान्वित होंगे। इन सब के जो टीचर्स होंगे ना, उन्हें जो है शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 46 ऑनलाइन अटल जो शैक्षणिक FDP का प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, मंगल गेल क्रेटर पर विशाल बाढ़। तो जो नासा का वो है ना, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर, इसने क्या किया है, इसने जो वहाँ से कुछ आंकड़े जो है पता किया है कि 4 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल पे क्या था, एक गेल क्रेटर से विशाल आकस्मिक बाढ़ आई थी, ठीक है। जो विशाल आकस्मिक बाढ़ आई थी, मतलब कोई भी इसके पास से जो है वो गया होगा। खोज सकते हैं कि मंगल ग्रह बहुत समय पहले जीवन को बनाए रखने में सक्षम था, ठीक है।
लेकिन जो है विशाल बाढ़ की घटना किसी उल्का पिंड से जो है इतनी इसमें जो है हीट उत्पन्न होगी का परिणाम हो सकती है। ठीक है, विशाल बाढ़ जिसने मंगल की सतह पर हिम को पिघला दिया। मंगल की सतह पर जितनी भी हिम था ना, उसकी गर्मी से उष्मा से वो जो है पिघल गई। पृथ्वी के बारे में यही कहा जा रहा है, पर पृथ्वी पर 2 मिलियन वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ये। उसके बाद 2 न्यूज़ हो रहे हैं, एक तो गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस और ट्राइब्स इंडिया। तो गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस, जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो हमारे 9th गुरु थे, मतलब 10 तो टोटल ही थे, ये 9th गुरु थे। इन्होंने क्या किया था, धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं को क्या कहते थे, हिंद दी चादर इन्हें बोला जाता था। इनको क्या किया था, औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में जो है गैर मुस्लिम के इस्लाम में बलपूर्वक धर्मांतरण का इन्होंने विरोध किया, जिसके एवज में इन्हें हत्या कर दी गई थी। ठीक है, सार्वजनिक हत्या की गई थी। अपने जीवन काल में उन्होंने स्थानीय लोगों के सामुदायिक पाठशाला बनवाई, आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की। आनंदपुर साहिब, जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। जो मेन पॉइंट है वो थोड़ा सा आप एक बार पढ़ते चलेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, उसके बाद ट्राइब्स इंडिया क्या है, ये एक तरह की दुकान है जिसमें क्या किया गया है, जो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ है, ट्राइफेड, ये इसके द्वारा जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के तहत एक दुकान जो है स्थापित की गई है। ठीक है, तो इसमें करा क्या जाता है, कला और शिल्प की जो वस्तुएं सहित होती है जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास में संलग्न है। इस पहल का उद्देश्य संपूर्ण देश में विभिन्न हस्तकला, हथकरघा व प्राकृतिक खाद्य उत्पादों को एक मंच पर उपलब्ध करवाने हेतु 5 लाख जनजातीय उत्पादकों को शामिल करना है। ठीक है, तो बस जो है 24th का इतना ही था। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब से ऐसे ही बस मोटिवेशन मिलता है आगे इसको जो है इम्प्रूव करने का। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पहली दूसरी बारी है तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन रहता है। कुछ टाइम बाद 2-3 वीडियो लेक्चर बाद अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। और साथ में आप भी अगर जो है वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो ईज़िली जो है मैं मोटिवेट होता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।